दूसरे दिन मैं जिस खच्चर पर सवार होकर अपने टारगेट की तरफ रवाना हुआ, उस खच्चर पर एक गठरी भी लदी हुई थी। इस गठरी में 4 रोटियों के अलावा लोहे की बड़ी मजबूत खुरपियां और एक आहनी मोटी सलाख भी थी। समदू को मैंने दोपहर का वक्त दिया हुआ था। मैं ठीक वक्त पर पहाड़ी के चश्मे पर पहुंचकर खच्चर एक तरफ बांधकर चश्मे के पास बैठ गया और गठरी में से एक रोटी निकालकर खाने लगा, ताकि अगर कोई देखे तो यही समझे कि चरवाहे को भूख लगी थी और चश्मे पर रोटी खाने के लिए बैठ गया है। इतने में मुझे बकरियों के घरों की टक टक और उनके मिमियाने की आवाजें आई। फिर समधू एक तरफ से नमूदार हुआ। उसके साथ 6-7 बकरियां थीं। इनमें से 3 बकरियां मेरी थीं, यानी मेरे लिए थी। मैंने अपनी बकरियां अपने साथ कर ली और ऊपर गार की तरफ चढ़ाई चढ़ने लगा। जहां से पगडंडी गार की तरफ जाती थी, वहां मैं अपनी 3 बकरियां लेकर समधू से अलग हो गया। समधू अपनी बकरियां लेकर पहाड़ी की उस ढलान की तरफ चला गया जहां फौजी पुल नजर आता था और जहां वो हर रोज बकरियां चराने जाता था। गार के करीब आकर मैंने कल की तरह बकरियों को एक तरफ चढ़ने के लिए छोड़ दिया और खुद अच्छी तरह से चारों तरफ देखभाल कर गार में दाखिल हो गया। मैंने रोटियों वाली गठरी झाड़ियों में ही छुपा दी थी। मैं लोहे की मोटी सलाख और दोनों खुरपियां अपने साथ लेता गया था। मैं गार के अंदर से वाकिफ था। दीवार के साथ साथ चलता उस जगह आ गया जहां मिट्टी का ढेर पड़ा था। ढेर पर से गुजरकर मैं गार में उस मकाम पर आकर रुक गया जहां पुल के सुतून की मेहराबी दीवार बाहर को निकली हुई थी। मैंने मोमबत्ती रोशन करके दीवार के साथ इस तरह लगा दी कि उसकी रोशनी सिर्फ दीवार के एक हिस्से तक ही पहुंच रही थी। मैंने खुरपी हाथ में लेकर उस जगह से दीवार को कुरेदना शुरू कर दिया जहां सुतून की सीमेंट वाली दीवार पहाड़ी गार की मिट्टी और पत्थर की दीवार के साथ आकर मिल गई थी। मैं खुरपी इस तरह चलाने लगा कि उसकी आवाज पैदा न हो। पहाड़ चूंकि मिट्टी का था, इसलिए खुरपी चलाते वक्त वैसे भी कोई आवाज पैदा नहीं होती थी। सुतून के साथ दीवार की मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रही थी। दरमियान में किसी जगह कोई पत्थर आ जाता तो लोहे की मोटी सलाख को अंदर डालकर उसे उखेड़ कर बाहर निकाल लेता और दोबारा खुरपी चलानी शुरू कर देता। मेरे हाथ तेजी से चल रहे थे और कान बाहर भी लगे हुए थे कि फाख्ता की आवाज ना आ जाए। अभी तक सब खैरियत थी। बाहर से किसी वक्त बकरी के मिमियाने की हल्की सी आवाज आ जाती। मिट्टी में पत्थर मिले हुए थे। जब कोई पत्थर आ जाता तो मुझे खुरपी की जगह लोहे की सलाख इस्तेमाल करनी पड़ती थी। मैं काफी देर तक अपने काम में लगा रहा। इस दौरान दीवार में कुएं की मेहराबी दीवार के साथ शगाफ पड़ गया था जो आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता रहा था। मैं उसी तरह खुरपी चला रहा था कि उसकी कम से कम आवाज पैदा हो। अचानक बाहर से फाख्ता की आवाज आई। मेरे हाथ वहीं रुक गए। मैं दबे पांव चलता गार में जो मिट्टी का तोदा था उसकी ओट में बैठकर गार के दहाने की तरफ देखने लगा। गार के दहाने से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। मुझे बाहर 2 आदमियों के बातें करने की आवाज आने लगी। इनमें एक आवाज समदू चरवाही की थी। लफ्ज समझ में नहीं आ रहे थे। मैं तोदे की दूसरी तरफ से होकर गार के दहाने के पास आकर बैठ गया। मैंने सर थोड़ा आगे करके देखा। जहां मैं अपनी 3 बकरियां खुली छोड़ आया था, वहां समदू चरवाहे के पास एक भारतीय फौजी खड़ा उससे बातें कर रहा था। वो समदू से कह रहा था कि तुमने इन बकरियों को इधर क्यों छोड़ रखा है? तुम्हें मालूम नहीं कि ये आउट ऑफ बाउंड एरिया है? समदू चरवाहे ने कहा, सूबेदार जी, जानवर अपने आप इधर आ गए हैं। मैं अभी इन्हें यहाँ से ले जाता हूँ। मैं तो खुद इधर नहीं आता जी। ठीक है, इधर से बकरियां ले जाओ और खबरदार इस तरफ मत आना। अच्छा जी, ठीक है सर। और मैंने देखा कि समदू बकरियों को हाँक कर पगडंडी पर दूसरी तरफ ले गया, मगर भारतीय फौज का सूबेदार जिसने टुकड़ा हैट पहन रखी थी और कांधे पर स्लिपिंग के साथ राइफल लटक रही थी, वहीं खड़ा इधर उधर देखता रहा। मुझे ऐसे लगा जैसे उसे कुछ शक पड़ गया है। गार के दहाने के आगे ऊंचे सरकंडे थे। मुझे भारतीय सूबेदार सरकंडों के दरमियान से नजर आ रहा था। वो कुछ देर खड़ा रहा, फिर टहलता टहलता सरकंडों की तरफ आया। मैं दौड़कर मिट्टी के तोदे के पीछे हो गया। मेरी नजरें गार के दहाने पर लगी थी। मेरा ख्याल था कि वो गार के अंदर आएगा। मेरे पास रिवॉल्वर जरूर था जिस पर साइलेंसर लगा हुआ था, और रिवॉल्वर ना होता तो भी मैं उस भारतीय फौजी को आसानी से हलाक कर सकता था, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। यह भारतीय फौजी पेट्रोल ड्यूटी पर था और अगर ये वापस अपनी यूनिट में नहीं जाता तो इसकी तलाश में दूसरे फौजी सारे इलाके को खंगाल डालते और अगर उसकी लाश भी न मिलती तब भी वो समदू चरवाहे को जरूर पकड़ कर ले जाते। और कुछ पता नहीं था कि समदू तशद्दुद बर्दाश्त न करते हुए मेरा भेद खोल देता। चुनाचे मैंने दिल में दुआ मांगी कि ये सूबेदार दूर ही रहे और गार के अंदर ना आए। खुदा ने मेरी दुआ सुन ली और सूबेदार वहीं से वापस मुड़ गया। जब मैंने देखा कि वो ऊपर की तरफ पहाड़ी पर चढ़ गया तो मैंने दोबारा दीवार खोदनी शुरू कर दी। मैं दिन ढले तक अपने काम में मसरूफ रहा। जब गार में आती दिन की रोशनी मध्यम पड़ गई तो मैंने खुरपी और लोहे की सलाख और बड़ी खुरपी को वहीं मिट्टी के ढेर में छुपा दिया। बड़ी एहतियात से चलता हुआ गार से बाहर निकल आया। बाहर मेरी बकरियां नहीं थी, बकरियां समदू ले गया था। मैंने झाड़ियों के पास पड़ी हुई अपनी लंबी सोटी उठाई और चरवाहों की तरह दरख्तों और झाड़ियों की तरफ देखता। पगडंडी पर से गुजरकर नीचे चश्मे पर आ गया। चश्मे का पानी पिया, मुंह हाथ धोया और वहीं बैठकर समदू का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद समदू बकरियां हाँकता हुआ आ गया। वो मेरे करीब बैठते हुए बोला, मुझे लगता है कि फौजियों को कुछ शक पड़ गया है, बेहतर है कि तुम कुछ दिन यहाँ ना आओ। मैंने कहा, समदू भाई, जो तुम्हारा ख्याल है, मैंने तुम्हें भारतीय फौजी से बातें करते भी देख लिया था और तुम दोनों की बातें भी सुनी थी। मेरे ख्याल में तशवीश की कोई बात नहीं है। अगर खतरे की बात होती तो मैं अपने आप
यहाँ से गायब हो जाता। समदू खामोश रहा। मैं सूरज गुरूब होने के बाद कमांडो शेरवान की कमीनगाह में वापस आ गया। सारी बात बताई। वो बोला, समदू बेचारे को डर लगा है कि कहीं उस पर कोई मुसीबत ना आ जाए। मेरा मशवरा है कि तुम उसको बताए बगैर गार में जाना शुरू कर दो। कमांडो शेरवान ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था। अब समदू चरवाहे की मदद की मुझे जरूरत नहीं रही थी। अगर खतरे वाली सूरत हाल पैदा हो भी जाती तो मैं उसे संभाल सकता था। कमांडो शेरवान ने पूछा, तुम्हारे ख्याल में अभी वहाँ कितना काम बाकी रह गया है? मैंने उसे बताया कि जिस रफ्तार से दीवार में सुराख किया जा रहा है, इसके मुताबिक अभी मजीद 3-4 दिन मुझे अकेले ही ये काम करते रहना होगा। पहाड़ी की दीवार में जैसे जैसे अंदर की जानिब सुराख हो रहा था, पत्थर ज्यादा आने लगे हैं। कमांडो शेरवान बोला, मेरा ख्याल है हमें समदू चरवाहे को फिर भी अपने एतमाद में लिए रखना जरूरी है। मैं उसे खुद मिलकर समझा दूंगा कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं गार में काम करता रहा। चौथे दिन दीवार में कुएं की गोल दीवार के साथ काफी बड़ा शगाफ पड़ चुका था। 5वें दिन टारगेट का मुआयना करने के लिए कमांडो शेरवान भी चरवाहे के भेस में मेरे साथ गार में आया। हम मोमबत्ती की रोशनी में दीवार के शगाफ में रेंग कर अंदर तक गए। पहले मैंने अंदर जाकर कुएं की दीवार की गोलाई को टटोल कर देखा। फिर कमांडो शेरवान ने अंदर जाकर देखा। वो बाहर आकर कहने लगा, मेरा ख्याल है पुल के गार्डर इसी कुएं के अंदर गए हुए हैं। बाहर कोई गार्डर नहीं है। मैंने कहा, इंजीनियरिंग का नुक्ता नजर से इस कुएं के साथ नीचे की जानिब दूसरे कुएं का होना लाजमी है। हमारा टारगेट दूसरे कुएं के गार्डर हैं। कमांडो शेरवान कुछ मायूस नजर आ रहा था। मैंने उसे कहा, तुम मुझे सिर्फ 2-3 दिन दे दो, मुझे यकीन है कि चौथे रोज मैं अपने टारगेट पर पहुंच जाऊंगा। कमांडो शेरवान खामोश रहा। अगले रोज मैं अकेला ही गार में आया। समदू चरवाहे को मैंने थोड़ा बहुत हौसला जरूर दिया था कि वो फिक्र न करे, लेकिन वो फिक्रमंद लग रहा था। मैंने अपने काम की रफ्तार तेज कर दी। 5वें दिन मैंने दीवार में इतना शगाफ डाल दिया था कि मैं रेंगने की बजाय घुटनों के बल शगाफ के अंदर जा सकता था। 5वें ही दिन तीसरे पहर में दीवार में खुरपी से मिट्टी खुरच रहा था कि खुरपी दीवार में लोहे से टकराई। पहले तो मैं समझा कि ये पत्थर की कोई सिल है। जब मिट्टी हटाई तो मोमबत्ती की रोशनी में मुझे गार्डर का एक पांव नजर आया। ये लोहे का एंगल था जो ऊपर से आता हुआ नीचे चला गया था। मैंने जल्दी जल्दी नीचे से मिट्टी हटानी शुरू कर दी। नीचे से दूसरे कुएं का गोल थड़ा नमूदार हुआ। मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था। इस कुएं में पुल के दूसरे पांव धंसे हुए थे। ये 4-4 गार्डरों का एक आहनी सुतून था जो तिरछा होकर कुएं में उतर गया था। मुझे इन्हीं गार्डरों की तलाश थी। उस रोज जब मैंने खुफिया कमीनगाह में जाकर वापस कमांडो शेरवान को ये खुशखबरी सुनाई तो उसके चेहरे पर इस मिशन के सिलसिले में जो मायूसी थी वो एकदम दूर हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़कर दबाते हुए कहा, इसका मतलब है कि हम टारगेट मार लेंगे। मैंने कहा, इंशाल्लाह। अब हमारे मिशन का दूसरा एक्शन शुरू होगा। दूसरे रोज कमांडो शेरवान मेरे साथ गार में गया। मोमबत्ती की रोशनी में उसने भी शगाफ के अंदर जाकर लोहे के गार्डरों को देखा तो खुश होकर बोला, ये पुल का दूसरा पांव है। असल में यही पुल के इस सिरे की बुनियाद है। अगर ये ना होता तो पुल एक तरफ से नीचे नाले में गिर पड़ेगा और हम यही चाहते हैं। मैंने कमांडो से कहा, हम डायनामाइट की स्टिकें और दूसरी जरूरी सामान गार में लाकर रख देना चाहिए। ये काम आज रात को ही हम शुरू कर देंगे। उस रात आसमान पर बादल छा रहे थे। आधी रात को जब मैं और कमांडो शेरवान बारूद की स्टिकें, डेटोनेटर और बिजली के तारों की गठरी खच्चर पर लाद कर टारगेट की तरफ रवाना हुए तो बिजली चमकने लगी थी और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। हम हस्बे मामूल चरवाहों के भेस में थे और हमने सरों के ऊपर बोरियां डाल रखी थी। एक लंबा कमांडो चाकू कमांडो शेरवान के पास था। एक रिवॉल्वर मेरे पास था। पहाड़ी रास्ता हमें ज़बानी याद हो चुका था। हम 1 घंटे का सफर तय करके पुल वाली पहाड़ी के अकब में चश्मे पर पहुंच गए। अंधेरे में चनार और चीड़ के दरख्त खामोश खड़े थे। बूंदाबांदी रुक गई थी। बादलों में हल्की हल्की बिजली बार बार चमक रही थी और बादलों की धीमी धीमी गरज सुनाई दे जाती थी। हमने खच्चर को चश्मे पर ही एक दरख्त से बांधा और खुद ऊपर गार की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई चढ़ने लगे। ये चढ़ाई ज्यादा नहीं थी। हम झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान से गुजरते उस जगह आ गए जहाँ से पगडंडी गार की तरफ जाती थी। हम वहाँ झाड़ियों के पास ही बैठ गए और अंधेरे में ऊपर की तरफ देखने लगे। ऊपर पहाड़ी की चोटी ज्यादा दूर नहीं थी। वहाँ पुल की जानिब रोशनी हो रही थी। 1-2 दफा ऊपर से किसी फौजी के दूसरे फौजी को बुलाने या कुछ कहने की आवाज भी आई। हम अंधेरे में चुपचाप बैठे थे। मैंने कमांडो शेरवान को इशारा किया। उसने आहिस्ता से कहा, ओके, और मैं उठकर गार की तरफ चल पड़ा। छोटी सी गठरी मेरे हाथ में थी। शेरवान मेरे पीछे आ रहा था। गार के करीब आकर मैं रुक गया। शेरवान भी रुक गया। मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। ये चाप ऐसी थी जैसे कोई फौजी झाड़ियों में पांव रखता चला रहा हो। मैंने शेरवान को इशारा किया और हम दोनों वहीं बैठ गए। कदमों की चाप करीब आ रही थी। मैंने जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया। ये वक्त कोई खतरा मोल लेने का नहीं था। दरख्तों में गहरा अंधेरा था। मैं आंखें पूरी खोलकर इस तरह देख रहा था। मुझे दरख्तों के अंधेरे में एक इंसानी हयूला आगे बढ़ता नजर आया। यह हयूला शेरवान ने भी देख लिया था। उसने मेरे बाजू को दबाया। हम झाड़ियों की ओट में थे। हमारी निगाहें इंसानी हयूले पर लगी हुई थीं। ये भारतीय फौजी था जो रात की पेट्रोल ड्यूटी पर था और हमसे कोई 6-7 गज के फासले पर आगे से गुजर गया था।
उस वक्त हमने सांस रोक रखे थे। जब भारतीय फौजी अंधेरे में गायब हो गया और उसके बूटों की आवाज भी गुम हो गई तो मैं जरा सा उठा और झुककर गार के आगे जो सरकंडे उगे हुए थे उनकी तरफ दबे पांव बढ़ा। कमांडो शेरवान भी इसी पोजीशन में मेरे पीछे आ रहा था। सरकंडों के पीछे आते ही मैं और मेरे पीछे कमांडो शेरवान गार के अंदर चले गए। शेरवान ने मेरे कंधे पर हाथ रख लिया। मैं दीवार के साथ हाथ लगाए आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में गार में बढ़ने लगा। जहाँ मिट्टी का तोदा था वहाँ हम आहिस्ता से उसके ऊपर से होकर दूसरी तरफ चले गए। कुछ फासले पर वो जगह थी जहाँ मैंने दीवार में शगाफ डाल रखा था। यहाँ मिट्टी मैंने जमीन पर बखेर दी थी ताकि उसका ढेर न बनने पाए। मैं मोमबत्ती जलाने लगा तो कमांडो शेरवान ने सरगोशी में कहा, यहाँ मोमबत्ती न जलाओ, शगाफ के अंदर जाकर आगे करके मोमबत्ती रोशन करो। उसने सही मशवरा दिया था। शगाफ के बाहर मोमबत्ती जलाने से उसकी रोशनी गार में से बाहर देखी जा सकती थी। मैंने गठरी बाहर रख दी और घुटनों के बल दीवार के शगाफ में दाखिल हो गया। चंद कदमों के बाद वो जगह आ गई जहाँ पुल की बुनियादों के आखिरी गार्डर दूसरे कुएं के फर्श में गड़े हुए थे। मैंने वहीं मोमबत्ती रोशन करके एक तरफ लगा दी और उसी तरह पीछे हटता हुआ बाहर आया और शेरवान से कहा, तुम जाकर देखाओ। वो भी घुटनों के बल शगाफ के अंदर तक गया और उसी तरह उल्टा चलता हुआ वापस आया। सरगोशी में कहने लगा, आहनी गार्डर की कैंचियां साफ नजर आ रही हैं, तुम जाकर अपना काम शुरू कर दो। मैं गार के थाने के पास बैठता हूँ। अगर कोई भारतीय फौजी इस तरफ आया तो मैं तुम्हें खबरदार नहीं करूंगा, खुद ही इस फौजी से निमट लूंगा। मैंने कहा, खुदा के लिए शेरवान ऐसा न करना। जो फौजी पेट्रोल ड्यूटी पर होता है अगर वो वक्त पर वापस न पहुंचे तो उसके साथ ही उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। अगर तुमने उसे हलाक कर डाला तो सूरत हाल ज्यादा खराब हो सकती है। कमांडो शेरवान ने कहा, तो फिर दुआ करो कि इस तरफ कोई भारतीय फौजी ना आए। ये कहकर कमांडो शेरवान खंजर हाथ में लिए गार के थाने की तरफ चला गया। मैंने डायनामाइट की 24 स्टिक्स और रिमोट डिवाइस और बिजली के बारीक तार गठरी में से निकाले और घुटनों के बल चलता शगाफ के अंदर पुल की बुनियादों के आहनी गार्डरों के पास आकर बैठ गया। मोमबत्ती की रोशनी में मुझे गार्डरों की 3 कैंचियां साफ नजर आ रही थीं। मैंने बारूद की इंतहाई ताकतवर स्टिक्स और डेटोनेटर के बड़े हिसाब से गार्डरों की कैंचियों के साथ तारों से बांधना शुरू कर दिया। ये काम करते हुए मैं पसीने में शराबोर हो गया था। शगाफ के अंदर गर्मी और हब्स था। बारूदी स्टिकें बांधने के बाद मैंने उनके साथ रिमोट डिवाइस लगाकर उसके अंदर से निकली हुई एरियल की तार के साथ दूसरी तार को जोड़कर टेप लगा दी। ये एरियल की तार मेरे पास एक गुच्छे की शक्ल में थी। मैं इसे शगाफ में डालता हुआ शगाफ से बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने मुंह से हल्की सी सीटी की आवाज निकाली। कमांडो शेरवान जो गार के मुंह से करीब बैठा था जल्दी से मेरे पास आ गया। मैंने उसे कहा, काम मुकम्मल हो गया है। हमने दोनों खुरपियां लोहे की सलाख कपड़े में बांधी और बमों को साथ लगे रिमोट के तार के गुच्छे को गार की दीवार के साथ रख दिया और मिट्टी और पत्थरों से दीवार के शगाफ को भरना शुरू कर दिया। आधे घंटे में हमने दीवार के शगाफ को सिर्फ आगे से पुर कर दिया था। अब दीवार में देखने से कोई शगाफ वगैरह नजर नहीं आता था। कमांडो शेरवान ने कपड़े की गठरी उठा ली और मैं एरियल की तार को गार की दीवार के साथ लगाता हुआ गार के थाने से बाहर ले आया। बाहर आकर हमने एरियल के तार को गार के उस तरफ मोड़ दिया जिधर पुल का रुख था। एरियल के तार को झाड़ियों में छुपाकर उसके सिरे को झाड़ियों में से जरा सा बाहर निकाल दिया और उसका रुख भी पुल की जानिब मोड़ दिया। इस एरियल के तार ने हमारे रिमोट कंट्रोल के सिग्नल पकड़कर शगाफ के अंदर पुल की बुनियादों में आहनी गार्डरों के साथ लगे बमों में कयामत खेज धमाका करना था। इस काम से फारिग होने के बाद हमने एक बार फिर झाड़ियों का जायजा लिया। तार हमने सब्ज रंग का खरीदा था ताकि वो झाड़ियों का हमरंग हो और करीब से भी नजर न आए और यही मालूम हो कि झाड़ियों की शाख है। हमने इधर उधर से मिट्टी और घास वगैरह तोड़कर उस तार पर डाल दिया जो गार के बाहर दीवार के साथ साथ चलती झाड़ियों में आई हुई थी। हमें यकीन था कि इस तरफ को भारतीय फौजी नहीं आता। समदू ने भी हमें बताया था कि ये गार वीरान पड़ा है और यहाँ कभी किसी भारतीय फौजी को आते जाते नहीं देखा। इसके बाहर से सिर्फ रात के वक्त रोजाना पेट्रोल पार्टी का एक आध फौजी गश्त लगाता और दिन के वक्त कभी कभार कोई सिपाही इधर आ निकलता था, वरना ये इलाका खाली पड़ा रहता था। हमने अंधेरे में एक दूसरे के हाथों को दबाकर वहां से निकलने का इशारा किया और अंधेरे में दरख्तों और झाड़ियों के अकब से होकर हम झुककर चलते पगडंडी के आखिरी मोड़ पर आकर नीचे ढलान पर आ गए। ढलान पर हम आहिस्ता आहिस्ता खिसक उतर रहे थे। नीचे चश्मे पर पहुंचकर शेरवान ने छोटी सी गठरी जिसमें दोनों खुरपियां और लोहे की मोटी सलाख थी खच्चर पर रखी। खच्चर की बाग थामी और उसे लेकर पहाड़ी की दूसरी तरफ से घाटी उतरते चले गए। अब आसमान पर बिजली नहीं चमक रही थी मगर बादलों में धीमी धीमी गरज सुनाई दे रही थी। हम घाटी उतरकर नीचे वादी में आए तो पहले मोटी मोटी बूंदें गिरी, फिर मुसलसल बारिश शुरू हो गई। शेरवान ने खच्चर को इस पहाड़ी पगडंडी पर डाल रखा था जो दूसरे पहाड़ी की तरफ जाती थी। हमें इस पहाड़ी के दामन से गुजरकर उस अगली वादी में पहुंचकर उस रास्ते पर पहुंचना था जो हमारी कमीन गाह की पहाड़ों की तरफ जाता था। ये काफी लंबा सफर था। बारिश शुरू हुई तो कमांडो शेरवान ने कहा, हमें खच्चर पर बैठ जाना चाहिए। हम एहतियात के तौर पर अपने साथ एक ही खच्चर लाए थे, 2 खच्चरों का शोर न हो। हम खच्चर पर आगे पीछे बैठ गए। गठरी खोलकर खुरपियां और आहनी सलाख वहीं झाड़ियों में फेंकी और चादर को अपने ऊपर कर लिया। इससे बारिश से थोड़ा बहुत बचाव हो गया था मगर वक्ती तौर पर क्योंकि सफर लंबा था और बारिश हमारे ऊपर बराबर बरस रही थी। हम किसी जगह रुकना नहीं चाहते थे। खच्चर अंधेरे में सुस्त रफ्तारी से चल रहा था मगर इन खच्चरों को पहाड़ी रास्तों पर और बारिशों में और अंधेरे में भी चलने की आदत होती है। रात के वक्त वो
आहिस्ता आहिस्ता और रास्ता देख देख कर या महसूस करके जरूर चलते हैं। रात के 3 बज चुके थे जब हम वापस अपनी कमीन गाह में पहुंचे। हम दोनों बारिश में शराबोर थे। कपड़े बदल कर हम अपनी अपनी जगहों पर पड़ते ही सो गए। सुबह मेरी आंख जल्दी खुल गई। मैं अपनी झोंपड़ी से बाहर निकल कर आया, देखा कि अपना एक मुजाहिद ब्रेन गन उठाए मेरी तरफ आ रहा था। कहने लगा कमांडो ने बुलाया है तहखाने में। मैं सीधा कमांडो शिरवान के पास तहखाने में गया। कमांडो सब्ज चाय का समावार करीब रखे, चाय की प्याली हाथ में लिए मेज पर रखे नक्शे को गौर से देख रहा था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो उसने मेरी तरफ नजर उठाकर देखा और कहा, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। उसने पहले ही से दूसरी प्याली में समावार में से सब्ज चाय डाल रखी थी। मैंने सब्ज चाय का एक घूंट भरा और उसके पास स्टूल पर बैठ गया। लालटेन जल रही थी। नक्शा वही पहाड़ी पुल का था। मैंने कहा, क्या कोई खास बात देख रहे हो कमांडो? कमांडो शेरवान ने चाय की प्याली मेज पर रखी और मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा, मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ एक तरफ की बुनियादों के उड़ाने से सारा पुल गिरेगा। मैंने उसे समझाया कि बारूदी स्टिकें बेहद ताकतवर और इंतहाई धमाका खेज हैं और फिर उन्हें पुल की बुनियादों में गार्डरों से लगाया गया है। रिमोट कंट्रोल के बटन दबाते ही धमाका होगा और पहाड़ी पुल एक तरफ से नीचे गिर जाएगा और उसके झटके और दबाव से पुल का दूसरी तरफ का हिस्सा भी नीचे आन पड़ेगा। कमांडो शेरवान ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, तुम इस पुल की मजबूती से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो। मुझे यकीन है कि एक साइड का धमाका पुल को एक तरफ से जरूर नीचे झुका देगा मगर गिराएगा नहीं, और अगर गिर भी गया तो दूसरी तरफ से पुल को कुछ नहीं होगा। उधर से पुल अपने गार्डरों पर खड़ा रहेगा और भारतीय इंजीनियरिंग कोर के अफसर इसे एक ही दिन में फिर से ठीक कर देंगे और हमारी सारी मेहनत भी जाया हो जाएगी। कमांडो शेरवान की गुफ्तगू से मैं भी सोच में पड़ गया। कमांडो शेरवान कहने लगा, तुम ये समझ लो कि अगर इस दौरान भारतीय फौजियों को हमारी लगाई हुई तारों का सुराग न मिला तो आधे पुल को हमने तबाह कर दिया है। अब बाकी का आधा पुल तबाह होना बाकी है और जब तक बाकी का आधा पुल तबाह नहीं होगा पूरा पुल नहीं गिरेगा। मैंने शेरवान से पूछा, फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें क्या करना होगा? वो बोला, हमें दूसरी तरफ से भी पुल को उड़ाना होगा। मुझे एक दूसरा और बिल्कुल नया मिशन था जिसके लिए हम पुल की दूसरी तरफ की पहाड़ी का पूरा सर्वे करना था। ऐन मुमकिन था कि वहाँ पर कोई ऐसा गार न हो जिसकी दीवार खोद कर हम पुल की बुनियादों में बम लगा सकें। इस काम में वक्त भी लग सकता था और जो बम हम लगा चुके थे उसके बारे में खतरा था कि उसके एरियल की तार किसी वक्त भी भारतीय फौज की नजरों में आ सकती है। मैंने जब इन खदशात का इजहार किया तो कमांडो शेरवान ने बड़े ठंडे दिल के साथ कहा, दोस्त, टारगेट को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए हमें ये खतरात तो मोल लेने ही पड़ेंगे। अब तुम जहाँ बैठोगे मैं पुल के दूसरे सिरे के सर्वे खुद कर लूंगा। उसी रोज नाश्ते के बाद कमांडो शेरवान चरवाहे के भेस में खच्चर पर सवार हुआ, एक बकरी का बच्चा गोद में उठाया और पहाड़ी वाले पुल के दूसरे सिरे का जायजा लेने निकल पड़ा। बारिश रात भर होती रही थी और सुबह के वक्त रुक गई थी। कमांडो शेरवान दिन ढले वापस आ गया। उसने बताया कि पुल के दूसरे सिरे पर भारतीय फौज की 2 मशीन गन पोस्टें हैं और एक टैंक पुल के शुरू में ही एक तरफ हर वक्त पोजीशन में खड़ा रहता है। शेरवान ने कहा, पुल के दूसरे सिरे पर गार्डरों की कैंचियां मेहराब की शक्ल में पहाड़ी चट्टान के अंदर तक गई हुई हैं। उनके नीचे फौज की मशीन गन्ने पोस्ट हैं। वहाँ कोई ऐसी सुरंग नहीं है जिसकी दीवार में शगाफ डालकर हम पुल के गार्डरों तक पहुंच सकें। मैंने कहा, इसका मतलब है कि इसी तरफ से पुल को तबाह करने के लिए हमें कोई दूसरा मंसूबा सोचना पड़ेगा। शेरवान बोला, अभी तक ऐसा कोई मंसूबा मेरे जहन में नहीं आ सका, लेकिन हमें हर हाल में उस जानिब से पुल को धमाके से उड़ाना होगा वरना पूरा पुल कभी तबाह नहीं होगा। मैंने कहा, कमांडो शेरवान, ये तुम भी बखूबी जानते हो कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमने पुल के एक सिरे में डायनामाइट लगा दिया हुआ है और रिमोट की तार भी झाड़ियों से बाहर निकाल रखी है। ये सूरत हाल ऐसी है कि किसी भी वक्त भारतीय फौज को इसका इल्म हो सकता है और एरियल की तार की मदद से वो बड़ी आसानी से गार के अंदर दीवार के शगाफ में पहुंचकर गार्डरों से डायनामाइट की स्टिकें उतार सकते हैं। कमांडो शेरवान गहरी सोच में था। कहने लगा, मैं इस हकीकत से पूरी तरह बाखबर हूँ। मुझे तुम सिर्फ आज की रात और कल का दिन दे दो। इस दौरान तुम चरवाहे के भेस में गार के बाहर झाड़ियों का एक बार मुआयना कराओ कि एरियल की तार वहाँ महफूज है या नहीं। मैंने कहा, ठीक है, मैं आज रात ही वहाँ जाकर पोजीशन चेक कर लूंगा। मैं पुल की दूसरी जानिब जाकर वहाँ के इलाके की तफसील का जायजा लूंगा। उसी दिन रात को जब कश्मीर की पहाड़ियों में अंधेरा छा गया तो कमांडो शेरवान अपने मिशन पर और मैं अपने मिशन पर रवाना हो गया। हम दोनों अपने अपने टारगेटों की तरफ अलग अलग खच्चरों पर सवार होकर गए थे। हमारी खुशकिस्मती थी कि बादलों की बावजूद बारिश रुकी हुई थी। मैं 2 घंटे की पहाड़ी मुसाफत तय करने के बाद पहाड़ी गार के नीचे चश्मे पर पहुंचा। खच्चर मैंने वहीं बांध दिया और खुद अंधेरे में झाड़ियों के पीछे से होकर गार के सरकंडों के करीब पहुंचकर जमीन पर मुंह के बल लेट गया। पहाड़ी के ऊपर फौजी चौकी पर हस्बे मामूल रात की रोशनी टिमटिमा रही थी। खतरा सिर्फ रात को गश्त लगाने वाली पेट्रोल पार्टी का था। मैं देर तक झाड़ियों के पीछे जमीन पर लेटा फजा के अंधेरे में जायजा लेता रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि इस तरफ कोई पेट्रोल पार्टी नहीं आ रही तो मैं कोहनियों के बल रेंगता हुआ उस झाड़ी की तरफ बढ़ा जिसमें हमने इंतहाई ताकतवर धमाका खेज बमों का रिमोट का तार गार के अंदर से लाकर झाड़ियों की एक शाख के साथ बांधा हुआ था। जमीन, घास और झाड़ियां गुज़श्ता रोज की बारिश की वजह से गीली और मरतूब थीं, जिसके बायस मेरे रेंगने से सरसराहट की आवाज पैदा नहीं हो रही थी। मैं मतलूबा झाड़ी के पास उठकर बैठ गया। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर एरियल की तार वाली झाड़ी को
नीचे झुक कर देखा। सब्ज रंग का बारीक तार आगे से छीला हुआ था और जिस तरह हम उसे बांध गए थे उसी तरह बंधा हुआ था। मैंने उसे थोड़ा सा और नीचे करके झाड़ी की शाखों में छुपा दिया। मुझे मालूम था कि रिमोट कंट्रोल के सिग्नल ये तार पकड़ लेगा। जब मुझे तसल्ली हो गई कि एरियल का तार महफूज है और दिन की रोशनी में भी नजर नहीं आ सकता, तो मैं पीछे को घूमकर कोहनियों के बल रेंगता हुआ पगडंडी के दरख्तों के पीछे से झुककर चलता हुआ ढलान उतरकर चश्मे पर आ गया। खुदा का शुक्र है कि खच्चर उसी तरह खामोश था और अंधेरे में घास पर मुंह मार रहा था। मैंने उसकी बाग पकड़ी और घाटी की जंगली झाड़ियों में से गुजार कर उस जगह पर ले आया जहाँ चिनार के घने दरख्तों के दरमियान से नीचे वादी को रास्ता जाता था। इस वादी में से निकलकर मुझे दूर पहाड़ी के ऊपर से होकर उस जगह पहुंचना था जो हमारी खुफिया कमीनगाह का खास निशान था। मैं खच्चरों पर बैठ गया था। खच्चर अंधेरी रात में पहाड़ी घाटी पर बड़ी एहतियात से नीचे उतर रहा था। वहाँ भी गहरा अंधेरा छाया हुआ था जहाँ चावल और जवार के 2-4 खेत थे। मैं खेतों में खड़ी फसल को ओट बनाकर 2 खेतों के दरमियान बनी हुई मींढ चढ़ रहा था कि खच्चर ने मुंह से खरखराने की अजीब सी आवाज निकाली। जानवर को कुदरत ने खास हिस्स अता की हुई है जिसकी मदद से वो इर्द गिर्द किसी इंसान की मौजूदगी को महसूस कर लेता है। मुझे इन जानवरों का अपने कमांडो ऑपरेशन के दौरान काफी तजुर्बा हो चुका था। मैं समझ गया कि कोई इंसान आसपास मौजूद है। मैं खच्चर से नीचे उतर आया। मैंने चरवाहों का जो लंबा कुर्ता यानी फर्न पहना हुआ था उसके नीचे मैंने सदरी भी पहन रखी थी और सदरी की जेब में साइलेंसर वाला भरा हुआ रिवॉल्वर मौजूद था। वादी कश्मीर की रात खुनक थी। अंधेरा जरूर था मगर ऊंची फसल दिखाई दे रही थी। फजा में फसल की मरतूब खुशबू फैली हुई थी। मैंने खच्चर को एक जगह फसलों की ओट में खड़ा कर दिया और ये देखने के लिए दबे पांव आगे बढ़ा कि अगर खच्चर ने किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास किया है तो क्या ये सही है। जवार की फसल थी या बाजरे की ये मुझे अच्छी तरह मालूम न हो सका। बहरहाल ऊंची जरूर थी। खेत चंद कदम चलने के बाद खत्म हो गया। अभी मैं फसल की ओट में ही था कि मुझे औरत के रोने बल्कि सिसकियां भरने की दबी सी आवाज आई। मैं वहीं बैठ गया। मैंने जरा आगे होकर अंधेरे में देखने की कोशिश की। मुझे इंसानी सायों का जो मंजर नजर पड़ा वो ये था कि ये 2 आदमी थे जो दोनों फसल की मींढ पर खड़े थे। इनके दरमियान एक औरत जमीन पर बैठी बैन करने के अंदाज में दबी दबी सिसकियां भर रही थी। इतने में जो दोनों आदमी खड़े थे उनमें से एक ने खास डोगरा फौजी जबान में कहा, इसका मुंह क्या देख रहे हो? हवालदार मुरली राम तेरी चाची नहीं लगती। इस जुमले को सुनकर दूसरे आदमी ने जमीन पर बैठी हुई औरत के दोनों हाथ पांव पकड़कर उसे खींचना बल्कि घसीटना शुरू कर दिया। औरत घसीटते हुए भी रोए जा रही थी। मुझे समझने में देर न लगी कि ये मामला क्या है। दोनों आदमी डोगरा फौजी के जवान थे। इनमें एक हवालदार था जिसका नाम मुरली राम था, दूसरा भी सिपाही या नायक या लांस नायक होगा और दोनों हिंदू डोगरा थे और औरत यकीनी तौर पर मुसलमान मजलूम कश्मीरी खातून थी जिसको ये लोग पकड़कर अपनी चौकी पर ले जा रहे थे। हवालदार मुरली राम ने गुस्से में अपने साथी से कहा, ओए ज्ञानचंद, तुम्हें फौज में किसने भर्ती कर लिया है? इसको उठाकर कंधे पर डालो और ये गन मुझे दे दो। उन दोनों के पास मैंने अंधेरे में 2 राइफलें देख ली थी। मैंने सदरी की जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। ज्ञानचंद सिपाही ने वाकई कश्मीरी औरत को उठा लिया था। औरत तड़प कर उसकी गिरफ्त से निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। इस दौरान मालूम नहीं कैसे इन दोनों डोगरा को मेरी मौजूदगी का पता लग गया। हवालदार मुरली राम ने राइफल सीधी कर ली। उसका रुख अंधेरे में मेरी तरफ था। मैं पीछे हट गया। वो बोला, ज्ञाने, उधर कोई आदमी है। दूसरे फौजी ने भी राइफल सीधी कर ली। मैं भी सोच ही रहा था कि क्या करूं। हवालदार मुरली राम छलांग लगाकर मेरे सामने आ गया। कौन हो तुम? मैंने बैठे बैठे पहला काम ये किया कि रिवॉल्वर को लंबे कुर्ते की साइड वाली जेब में डाल दिया। अंधेरा होने की वजह से डोगरे को पता न चल सका। उसके साथ ही मैंने हाथ खड़े कर दिए और दुहाई देने लगा, सूबेदार जी, मैं किसान हूँ, खेत में पानी लगाने आया था। हुजूर मुझे गोली न मारना। मैंने एक डरे हुए किसान की पूरी अदाकारी की। दूसरा डोगरा भी इस दौरान कश्मीरी लड़की को घसीटता हुआ मेरे पास आ गया। ये झूठ बकता है हवालदार, ये कश्मीरी कमांडो है, इसकी तलाशी लो। अब मेरे फुल एक्शन का वक्त आ गया था। बल्कि दोनों डोगरे खुद अपनी मौत को बुलाकर वहां आए थे। जाहिर है मेरे लंबे कुर्ते की पहलू वाली जेब में भरा हुआ रिवॉल्वर था और मेरी तलाशी लेने की सूरत में ये रिवॉल्वर निकाल लेते और फिर इन्हें यकीन हो जाता कि मैं कश्मीरी नहीं बल्कि कमांडो हूँ। मेरे पास 3-4 सेकंड ही थे। हवालदार मेरी तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ा। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सूबेदार जी, मेरी जेब में 4 रुपए हैं, वो ले लें, बेशक तलाशी लेकर देख लें। और उसके साथ ही मैंने इस तरह लंबे फर्न की पहलू वाली जेब में हाथ डाला जैसे जेब में से 4 रुपए निकाल कर उन्हें दिखाना चाहता हूँ। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मेरी जेब में साइलेंसर वाला भरा हुआ रिवॉल्वर होगा। मैंने उनकी मिन्नतें करते और आजिजी से गिड़गिड़ाते हुए जेब में से रिवॉल्वर निकाला और यके बाद दीगरे 2 फायर किए। मैंने कोई खास निशाना नहीं बांधा था, ऐसा करने का वक्त भी नहीं था। बस एक फायर हवालदार मुरली राम के जिस्म को टारगेट बनाकर और दूसरा फायर दूसरे डोगरे के जिस्म को टारगेट समझकर फायर कर दिया। इतना ख्याल मैंने जरूर रखा था कि गोली उनके सीने में दिल की तरफ लगे। मैं हैरान रह गया। दोनों डोगरे गोलियां खाने के बाद अपनी जगहों पर खड़े रहे लेकिन उनके हाथों से राइफलें नीचे हो गई थी। मैंने 1 सेकंड जाया किए बगैर उन पर एक फायर और कर दिया। उसके साथ ही एक आगे को गिर पड़ा और दूसरा पहलू के बल फसल में गिर पड़ा। कश्मीरी औरत पर जैसे सख्ता सतारी हो गया था। वो जमीन पर जहाँ बैठी थी वहीं बैठी रही। मैंने दोनों डोगरों की राइफलें उठाकर खेत की तरफ उछाल दी और औरत से कहा, बहन फिक्र न करो, मैं तुम्हारा मुसलमान भाई हूँ, तुम्हें जहाँ जाना है मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़ कर आऊंगा।
कश्मीरी औरत उठ खड़ी हुई। रात के अंधेरे में मुझे उसके कानों में फूलों के गुच्छे नजर आए। ये फूलों के गुच्छे नहीं थे, चांदनी की डंडियां थीं जो उसने अपने कानों में पहन रखी थीं। हाथ आसमान की तरफ उठाकर औरत ने कश्मीरी जबान में खुदा से कुछ कहा। शायद वो खुदा इज़्ज़त का शुक्र अदा कर रही थी कि जिसने ऐन वक्त पर एक मुसलमान को भेजकर उसकी इज्जत को दागदार होने से बचा लिया था। मैंने कहा, मुझे जल्दी बताओ तुम्हें कहाँ छोड़ना है, मेरे पास एक खच्चर है। मैं पीछे जाकर खच्चर को आगे ले आया। कश्मीरी देहाती औरत ने टूटी फूटी उर्दू, पंजाबी और कश्मीरी में बताया कि उसका घर पीछे गांव में है। ये डोगरे उसे गांव से उठाकर ले जा रहे थे। मैंने उस कश्मीरी औरत को खच्चर पर बिठाया और उसे उसके माँ बाप के पास गांव में पहुंचाने के बाद वहीं से कमांडो शेरवान की खुफिया कमीनगाह की तरफ चल पड़ा। वहां तक पहुंचते पहुंचते आसमान पर सुबह का नूर फैल चुका था। कमांडो शेरवान भी अभी तक अपने मिशन से वापस नहीं आया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि आपको सारी वीडियोस फौरन मिलती रहें।